नमस्कार, हेल्थ एंड लाइफ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं गिरिराज शर्मा। सुबह सुबह आंख खुली है लेकिन अभी बिस्तर में और लेटे रहने को मन कर रहा है। जरा से हाथ पांव चलाने की कोशिश की तो बदन में काफ़ी दर्द है। बमुश्किल खड़े हुए तो पैरों में और दर्द और चलने में ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने जकड़ लिया हो। कहीं ये लक्षण गठिया के तो नहीं हो सकता है। बहुत से लोगों को ये लगता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ये लक्षण अपने आप आने शुरू हो जाते हैं। तो क्या गठिया किसी को भी हो सकता है, किसी भी उम्र में हो सकता है? और अगर होता है तो क्या इसका इलाज है, और अगर इलाज है तो कैसे है? आज बहुत विस्तार से आर्थराइटिस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि आर्थराइटिस क्या होता है और किस तरह यह जोड़ों को प्रभावित करता है। तरह तरह के पेनकिलर खा लिए, जो चाहे दोस्त ने बताए या केमिस्ट ने या फिर किसी रिश्तेदार ने। मरहम लगाया, स्प्रे किया, लगता है गठिया ही है। नेसा फाजली कहते हैं, बूढ़ा पीपल घाट का बतियाए दिन रात, जो भी गुजरे पास से सर पर रखे हाथ। जब भी हमें कोई मुश्किल आती है या परेशानी आती है तो हम किसी बुजुर्ग के पास जाते हैं या फिर किसी जानकार के पास। बुजुर्ग तो नहीं, लेकिन आज विशेषज्ञ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। आज हमारे स्टूडियो मौजूद हैं डॉक्टर सुनील राजन, जोड़ प्रत्यारोपण सर्जन। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, जैसा कि हम बात कर रहे हैं आर्थराइटिस की, तो सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आर्थराइटिस क्या होता है। देखिए, आर्थराइटिस मूल रूप से जोड़ों की बीमारी है। इसमें प्रारंभिक अवस्था में जोड़ों में सूजन आना चालू हो जाती है। जोड़ के अंदर झिल्ली होती है, जिसको हम मेडिकल लैंग्वेज में साइनोवियम कहते हैं, वो साइनोवियम में सूजन आना चालू हो जाती है। और धीरे धीरे ये सूजन बढ़ते बढ़ते फिर उसके अंदर जो जोड़ होता है, बेसिकली जो जोड़ होते हैं उसमें दो हड्डियाँ होती हैं, एक ऊपर की हड्डी, एक नीचे की हड्डी। तो जो चलन होता है दोनों हड्डियों का, उसका एक चिकनी परत होती है, उस परत को हम लोग कार्टिलेज कहते हैं। आप देखेंगे ये अपना घुटने का जोड़ है। अगर आप सामने देख रहे हैं ये घुटने का जोड़ है। आप देखेंगे ये बिल्कुल चिकनी परत है, ऊपर की हड्डी पे भी और एक नीचे की हड्डी पे भी चिकनी परत है। ये इसको कार्टिलेज कहते हैं। मूलतः आर्थराइटिस कार्टिलेज की ही बीमारी है। झिल्ली में सूजन आने के बाद धीरे धीरे ये कार्टिलेज है, इसका घिसाव होना चालू हो जाता है, और घिसाव के साथ ही ये पूरा कार्टिलेज धीरे धीरे घिस जाता है ये, और उसके अंदर जो हड्डी होती है ये हड्डी पूरी खुरदरी हो जाती है और दोनों हड्डियाँ आपस में टकराना चालू कर देती हैं। इसी बीमारी को अपन आर्थराइटिस कहते हैं। जी डॉक्टर साहब, बात करें आर्थराइटिस की, तो आर्थराइटिस की बीमारी किस उम्र के लोगों में आमतौर पर देखने को मिलती है? देखिए, आर्थराइटिस विभिन्न प्रकार की होती है। बाकी एक मोटे तौर पर देखा जाए तो दो प्रकार की आर्थराइटिस बहुत ही कॉमनली अपन लोगों में देखते हैं। उनमें से एक होती है ऑस्टियोआर्थराइटिस और दूसरी होती है गठिया, जिसका आपने मेंशन किया अभी, जिसको हम बोलते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस। पहले अपन बात करते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस की। ऑस्टियोआर्थराइटिस मूलतः उम्र के हिसाब से होती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है अपने शरीर में भी कई बदलाव आते हैं, जैसे बालों का कम होना, बाल सफ़ेद होना, शरीर पर झुर्रियों का आना, ये आँखों में मोतियाबिंद का आना, ये सब चीज़ें उम्र के साथ में होती हैं। वैसे ही घुटने के अंदर भी ऐसी चेंजेस आते हैं उम्र के साथ में, उसको अपन आर्थराइटिस कहते हैं। जो मैंने आपको बताया अभी, एक कार्टिलेज घिसना चालू हो जाता है, नई हड्डियां बनती हैं जिसको हम ऑस्टियोफाइट्स कहते हैं। वो हड्डियां दिक्कत देती हैं, जो गैप होती है हड्डियों के बीच की, वो गैप कम हो जाती है। तो ये उम्र के हिसाब से जो बीमारी होती है, आर्थराइटिस होती है, इसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। सामान्यतः ये बीमारी 55 साल के बाद होती है, 55 साल 60 साल के बाद। और दूसरी होती है गठिया, जिसको हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं। गठिया जो बीमारी होती है ये उम्र नहीं देखती, ये छोटे बच्चों से लेके बड़ी उम्र तक के लोगों को, किसी को भी हो सकती है। और दूसरी बात ये है गठिया के अंदर, गठिया ऐसा नहीं है कि सिर्फ जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस में सिर्फ जो जोड़ होते हैं जिन पे शरीर का वजन पड़ता है, जैसे घुटनों का जोड़, वो ज़्यादा अफेक्ट होते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर। बाकी गठिया के अंदर कोई भी जोड़ अफेक्ट हो सकते हैं। ये छोटे छोटे जॉइंट्स है हाथ के, है ना, ये सब जोड़ अफेक्ट होते हैं। शरीर का कोई भी जोड़, घुटने, छोटे छोटे जोड़ सब अफेक्ट होते हैं गठिया के अंदर। तो गठिया किसी भी उम्र में हो सकती है, और ऑस्टियोआर्थराइटिस सामान्यतः बड़ी उम्र में होती है। बाकी आज के लिए देखने में आता है कि छोटी छोटी उम्र के लोगों को भी ऑस्टियोआर्थराइटिस अब दिखने मिलती है। डॉक्टर साहब, जैसा कि बात कर रहे हैं हम आर्थराइटिस की, आमतौर पर दैनिक जीवन में देखने को मिलता है कि जोड़ों में दर्द होता है। क्या इसके लक्षण हैं कि एक आम आदमी जो है वो पहचान सके कि अब उसे जो है बीमारी होने जा रही है, वो आर्थराइटिस की बीमारी है? देखिए, आर्थराइटिस का जो सबसे प्रारंभिक लक्षण होता है वो होता है दर्द, घुटनों के अंदर दर्द। प्रारंभिक अवस्था में ये दर्द होता है, ये
जब अपन बहुत ज़्यादा चलते फिरते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं, पैदल चलना काफ़ी हो जाता है अपना, तो उसमें तकलीफ़ चालू हो जाती है। फिर धीरे धीरे ये दर्द का जो फ्रिक्वेंसी है, इसका जो इंटेंसिटी बढ़ती जाती है। ये धीरे धीरे लोगों को फिर ये दर्द जब एडवांस आर्थराइटिस के अंदर आराम करने के बाद भी बिस्तर पे लेटे लेटे भी होता है। अक्सर लोगों को रात को नींद नहीं आती दर्द की वजह से। तो दर्द के अलावा जो दूसरी तकलीफ़ होती है वो होती है जोड़ का चलन। तो चलन होता है जोड़ का, वो धीरे धीरे कम होना चालू हो जाता है। तीसरा जो लक्षण होता है इसके अंदर वो होता है घुटनों में से आवाज़ आना, हड्डियों को टकराने की आवाज़ आना, जिसको हम बोनी क्रेपिटस बोलते हैं। दोनों हड्डियां आपस में टकराती है। जब घुटनों का मूवमेंट का चलन होता है तो दोनों हड्डियां आपस में टकराती हैं, है ना। तो ये तीसरा लक्षण ये है। और चौथा लक्षण होता है जो कि एडवांस्ड आर्थराइटिस से मिलता है, जिसमें अपने घुटने धीरे धीरे सीधे से तिरछे होना चालू हो जाते हैं, घुटने बेंड हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये डिफॉर्मिटी बोलते हैं इसको, वेरस डिफॉर्मिटी और वेल्गस डिफॉर्मिटी बोलते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस में सामान्यतः घुटने बाहर की तरफ बेंड होते हैं और गठिया के अंदर घुटने अंदर की तरफ बेंड होते हैं। तो ये 4 लक्षण मुख्य रूप से हमको आर्थराइटिस में देखने को मिलते हैं। प्रारंभिक अवस्था में किसी भी व्यक्ति को अगर घुटनों के अंदर या कहीं जोड़ों के अंदर दर्द की शिकायत रहती है तो उसको इमीडिएटली अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और उस चीज़ को रूल आउट करना चाहिए कि मुझे आर्थराइटिस की समस्या तो नहीं है। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि हड्डियों में आवाज़ आती है, हड्डियों में आवाज़ आती है रगड़ने से, लेकिन अगर दर्द नहीं हो रहा है और आवाज़ आ रही है तो क्या इसे भी गठिया का लक्षण समझा जाए? नहीं, इसमें गठिया का लक्षण नहीं होता है। कई बार यंग एज के अंदर भी कई बार से घुटनों के जोड़ से या दूसरे जोड़ों से आवाज़ें आती हैं, ठीक है ना। एक वो सामान्य प्रक्रिया होती है। जी हाँ, अगर दर्द नहीं है तो गठिया नहीं बोलना चाहिए उसको। डॉक्टर साहब, जानना चाहेंगे कि आर्थराइटिस में मुख्य रूप से कौन से जोड़ प्रभावित होते हैं? आर्थराइटिस में अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात की जाए तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में बेसिकली जो जोड़ जिस पे शरीर का वजन आता है, जैसे घुटनों के जोड़ हो गए, कुल्हे के जोड़ हो गए, ये सामान्यतः अफेक्ट होते हैं। बाकी मैंने आपको बताया, मैंने गठिया के अंदर कोई भी जोड़ अफेक्ट हो सकते हैं। गठिया की एक ये भी खासियत रहती है कि इसमें दोनों तरफ के जोड़ अफेक्ट होते हैं। अगर राइट हुआ है तो लेफ्ट भी होगा आपका। सिमेट्रिकल बोलते हैं, सिमेट्रिकल इन्वॉल्वमेंट होते हैं। उसके खास वो होते लक्षण होते हैं जब अपने शरीर के छोटे छोटे जोड़ होते हैं ना, अगर ये तकलीफ देते हैं अगर आपको, और इनमें अकड़न आ जाती है जोड़ों के अंदर, जो कि सुबह सुबह ज़्यादा रहती है। जब नींद में तो उठते ना आप, तो आपके जोड़ों के अंदर बिल्कुल ऐसा लगता है कि अकड़न आ गई है। फिर अपन थोड़ा चलते फिरते हैं, फिर थोड़ा ठीक लगता है हमको। ये गठिया की पहचान रहती है। डॉक्टर साहब, आमतौर पर देखने को मिलता है कि दर्द की समस्या लोगों में अक्सर घरों में देखने को मिलती है, तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे कि जब दर्द की समस्या प्रारंभिक तौर पर हो रही है तो वो घर पर इलाज करें या फिर किसी विशेषज्ञ के पास प्रारंभिक स्तर पर जाएं? देखिए, हिंदुस्तान का मैं ये कहूँगा कि हिंदुस्तान में हम लोग इतने अवेयर नहीं हैं। लोग यहाँ पे अवेयरनेस की बहुत कमी है हिंदुस्तान के अंदर। हमारे यहाँ आजकल देखेंगे ना, हिंदुस्तान में जो सोशल जो सर्किट होता है आपस में मिलने जुलने का, उसमें सब लोग डॉक्टर होते हैं। लोग डॉक्टरों से शेयर नहीं करते, लेकिन जब आप मिलते हैं, अपने रिश्तेदारों में मिलते हैं, सबसे मिलते हैं, दोस्त यारी में, तो अपनी तकलीफ बयान करते हैं। तो वहाँ पे हर आदमी डॉक्टर रहता है। तो ये फला तकलीफ मेरे को भी हुई थी, फला आदमी को हुई थी, तो मैंने ये गोली खाई थी। और दूसरा, यहाँ पे अपनी दवाइयाँ बहुत आसानी से मिल जाती है, कोई डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है। तो दवाइयाँ कहीं भी किसी केमिस्ट से ले लेते हैं, केमिस्ट भी यहाँ पे डॉक्टर हैं, है ना। तो लेकिन ये लंबे समय तक की दवाइयाँ खाना, दर्द निवारक दवाइयाँ खाना और बिना डॉक्टर से परमिशन के खाना, ये शरीर को काफ़ी नुकसान देता है। ये लॉन्ग टर्म में काफ़ी नुकसान होता है। यानी कि इस तरीके से दवाई नहीं लेना चाहिए। नहीं लेना चाहिए। जो डॉक्टर साहब ने हमें बहुत अच्छी बात बताई, और जो भी दर्शक हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आमतौर पर ये देखने को मिलता है कि दर्द की समस्या होने पर हम किसी की भी सलाह से पेन किलर ले लेते हैं। तो इस तरह से पेन किलर का इस्तेमाल ना करें, विशेषज्ञ के पास जाएं, परामर्श करें, उसके बाद ही उस मेडिसिन का सेवन करना चाहिए। लंबे समय तक पेन किलर खाने से आपकी किडनी, लीवर सब डैमेज होते हैं, इंटेस्टाइन डैमेज होती है, अल्सर्स होते हैं, कई भी परफोरेशन हो सकता है। तो ये सब चीज़ें अवॉइड करना चाहिए। डॉक्टर साहब, आर्थराइटिस की समस्या अगर प्रारंभिक स्तर पर हो रही है तो एक जो मरीज़ है वो सबसे पहले किसके पास उसे दिखाना चाहिए? एक ऑर्थोपेडिशियन को या फिजिशियन के पास प्रारंभिक स्तर पर जाना चाहिए? देखिए, हड्डी से संबंधित या जोड़ों से संबंधित कोई भी तकलीफ होती हो मरीज को, तो एक ऑर्थोपेडिक सर्जन को आइडियली दिखाना चाहिए। अगर ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास नहीं जा सकते हैं तो वहाँ पे जो फैमिली फिजिशियन होता है उनका, तो उनको भी दिखा सकते हैं, जो प्रारंभिक अवस्था में उनको देख के अकॉर्डिंगली वो पेशेंट को रेफ़र कर सकता है वो। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे हैं आर्थराइटिस की। खान पान का कितना महत्व मानते हैं आर्थराइटिस को लेकर के? जैसा कि हम वर्तमान समय में देखते हैं कि खान पान लोगों का बदल गया है, फास्ट फूड भी लोग
आज के समय में बहुत ज़्यादा खाते हैं, कितना प्रभाव है इसका हमारे शरीर के ऊपर? देखिए, खान पान का, रहन सहन का काफ़ी प्रभाव पड़ता है आर्थराइटिस के ऊपर। मैं लेकिन एक चीज़ को पहले मैं ये दूर करना चाहूँगा कि लोग बोलते हैं कि आर्थराइटिस की समस्या बहुत बढ़ गई है, पहले नहीं हुआ करती थी। ऐसा नहीं है, पहले भी समस्या होती थी। पहले लोगों की जो लाइफ स्पान था, लोग जल्दी उम्र में मरते थे। आज देखो, पहले की उम्र आप देखेंगे, अगर आप कंपेयर करेंगे आज की उम्र से, तो पहले करीबन 14-15 साल में शादी हो जाती थी, ठीक है ना। करीबन 25-30 साल के अंदर तो उनके बच्चों की शादी हो जाती थी। तो 40-45 तक आते आते तो वो दादा दादी सब बन जाते थे, और 50 तक आते आते ऊपर पहुंच जाते थे। तो ऐसे लोगों में समस्या होती ही नहीं थी आर्थराइटिस की, कोई जल्दी इनकी डेथ हो जाती थी। बाकी आपकी जो हो गया है, लाइफस्टाइल चेंज हो गई है। 25-28 साल में शादी होती है, लोग जी रहे हैं 70-80 साल तक जी रहे हैं, तो आर्थराइटिस की समस्या कॉमनली ज़्यादा होनी इसके अंदर। और जहाँ तक रहन सहन का सवाल है, देखिए, मेनली जो आर्थराइटिस है ये जीन से रिलेटेड है। मैं बोलूँगा 85% 90% जीन से रिलेटेड है। आपके अंदर जो जीन्स हैं बॉडी के अंदर ना, वो डिसाइड करते हैं कि आपको आर्थराइटिस कब होना है। ऊपर वाले ने आपको जीन्स बना के भेजे हैं कि आपको 55 साल में होना है या 56 साल में होना है। अपन को थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर अपन रहन सहन अच्छा हो, खाना पीना अच्छा हो, अपना जितना ज़्यादा वजन होगा उतना जोर, उतना ही वजन घुटनों पे आना है। उतना ज़्यादा वजन घुटनों पे आएगा तो घुटने अपने जल्दी ख़राब होंगे। एक मैं आपको दूंगा इसमें, जो साइंटिफिक एक बता रहा हूँ आपको मैं, कि जैसे अपन पैदल चलते हैं, पैदल चलने पे जो घुटनों पे लोड आता है, जैसे मेरा किलो है, 80 किलो आज वजन है मेरा, तो जब मैं पैदल चलता हूँ तो घुटनों पे जो लोड आता है दैट इज़ ट्वाइस द बॉडी वेट। मतलब मेरे वजन के 2 गुना वजन मेरे एक घुटने पे आता है। और जब मैं पैदल चलता हूँ तो मेरे घुटने पे जो वजन आता है वो होता है 160 किलो। जब मैं सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ या सीढ़ियाँ उतरता हूँ तो 3 गुना हो जाता है, मतलब 240 किलो मेरे घुटने पे वजन आता है। और जब मैं नीचे बैठता हूँ ज़मीन पे पालथी मार के, या इंडियन टॉयलेट पे बैठता हूँ, या स्क्वेट करता हूँ मैं ज़मीन पे, तो वो 7 टाइम्स हो जाता है, 7 गुना। मतलब 540 किलो वजन मेरे घुटने पे आता है जब मैं नीचे बैठ के उठता हूँ, ठीक है। तो जितना ज़्यादा वजन आएगा उतने ही जल्दी घुटने आपके ख़राब होने हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं कि अपन कोशिश करके अपन वो सब एक्टिविटीज़ अपने को अवॉइड करना चाहिए जिनसे अपने घुटने ख़राब होते हैं। आपका वजन जितना कंट्रोल में रहेगा, आपके घुटनों पे कम लोड आएगा। आप जितना ये सब चीज़ें अवॉइड करेंगे, आपके लिए उतना ही अच्छा है ये। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि उन एक्टिविटीज़ को अवॉइड करना चाहिए जिनसे घुटनों पर वजन आता है, ज़रा आप हमारे दर्शकों को बताएं कि ऐसी क्या क्या आमतौर पर जो एक्टिविटीज़ होती हैं जिससे घुटनों पर वजन आता है। देखिए, अपन कोई भी एक्टिविटी करते हैं उससे घुटने ख़राब होते हैं, चाहे अपन पैदल चलें, ये सब चीज़ें। लेकिन उसके लिए ऐसा नहीं कि अपन चलना फिरना बंद कर दें। अपने लिए शरीर के सारे अंग इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप चलना फिरना कम कर देंगे तो हार्ट पे लोड आएगा, मोटापा बढ़ेगा, हार्ट पे लोड आएगा, बीपी बढ़ेगा, शुगर बढ़ेगा, सब बीमारियाँ घेरेगी। हमारे मेडिकल पे कहते हैं लाइफ इज़ मूवमेंट, मूवमेंट इज़ लाइफ। जब तक अगर मूवमेंट है, लाइफ अपनी बीमारियों से दूर रहती है अपनी। तो अपने को बड़ा कैलकुलेटिव रहना पड़ेगा अपने को, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा अपन घुटनों का यूज़ करते हैं, जैसे आप बैडमिंटन प्लेयर्स को देखेंगे, आप बैडमिंटन प्लेयर से घुटने हमेशा ख़राब मिलेंगे आपको, ठीक है ना। एक्सेसिव यूज़ कोई भी चीज़ का करें, चाहे स्पोर्टिंग एक्टिविटी में करें अपन, तो घुटने ख़राब होते हैं अपने। तो घुटनों के लिए सबसे सही जो होता है वो है आप पैदल चल सकते हैं, ठीक है। सेकेंडली, स्विमिंग आप अच्छी, स्विमिंग इज़ वेरी गुड फॉर दिस नीज, तो घुटनों पे कोई एक्स्ट्रा लोड नहीं आता। तीसरा, साइकिलिंग बहुत अच्छी होती है, साइकिलिंग बहुत अच्छी होती है। तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं आराम से। डॉक्टर साहब ने ये हमें बहुत अच्छी बात बताई कि अगर घुटनों की समस्या से आप परेशान हैं तो प्रतिदिन व्यायाम करें, स्विमिंग आप कर सकते हैं और इसके साथ ही साथ साइकिलिंग भी आप कर सकते हैं, जिससे आपके घुटनों की जो समस्याएं हैं उसमें आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। एक चीज़ मैं इसमें और ऐड करना चाहूँगा, आजकल योगा का ज़माना है। मरीज आके पूछते हैं साहब हम योगा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। नहीं, योगा बहुत अच्छा है शरीर के लिए, तो हम उनको मना नहीं कर सकते। बाकी जब भी योगा में नीचे बैठना पड़ता है आपको, तो जब भी नीचे बैठें तो कोशिश करें जब उठें आप तो हाथों पे लोड देकर उठें, ताकि घुटनों पे लोड ना आए। तो ऐसा करेंगे तो घुटनों पे लोड नहीं आएगा, तो घुटने आपके ख़राब नहीं होंगे, तो आपका योगा भी इससे होता रहेगा और घुटनों पे एक्स्ट्रा लोड नहीं आएगा। डॉक्टर साहब, आमतौर पर देखने को मिलता है कि घरों में हम देखते हैं कि घुटनों में जब दर्द की समस्या होती है तो आमतौर पर लोग तेल की मालिश करते हैं। इसे कितना सही मानते हैं आप? क्या तेल की मालिश करने से दर्द में फ़ायदा होता है? इसे अवॉइड करना चाहिए या नहीं? क्या कहेंगे आप इसके बारे में? देखिए, ये सब टेम्पररी मेजर्स है ना। इनको पैलिएटिव ट्रीटमेंट बोल सकते हैं अपन, एक सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट बोल सकते हैं, कि जिसमें क्षणिक लाभ हो सकता है, थोड़े समय के लिए लाभ हो सकता है। बाकी जो असल मूल जड़ है वो वहीं की वहीं है।
तो ये जो पेन किलर्स हैं या मॉलिश है या दूसरे जो भी साधन होते हैं, ये सब चीज़ें, ये सब एक सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं हम लोग मेडिकल टर्म्स में इसको। डॉक्टर साहब, बात कर रहे हैं हम आर्थराइटिस की। अगर किसी के जॉइंट्स ख़राब होते हैं, जोड़ ख़राब होते हैं, तो जोड़ प्रत्यारोपण सर्जरी के बारे में ज़रा आप हमारे दर्शकों को बताएं कि जोड़ प्रत्यारोपण सर्जरी कितनी लाभदायक है, इसके बारे में जानकारी। देखिए, जो इलाज होता है जोड़ खराब होने का आर्थराइटिस का, वो डिपेंड करता है कि अपनी आर्थराइटिस की ग्रेडिंग क्या है, सीवियरिटी क्या है। अगर आर्थराइटिस से प्रारंभिक अवस्था में है तो उसके इलाज अलग हैं। अगर प्रारंभिक अवस्था में आर्थराइटिस जैसे है तो उसके अंदर अपन एक्सरसाइज काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक्सरसाइज से ऐसा नहीं है कि अपन घुटने ठीक कर सकते हैं, बस ये है कि जो घुटने की जो प्रोग्रेस है आर्थराइटिस की, उसको अपन रोक सकते हैं या डिले कर सकते हैं। जो आर्थराइटिस 2 साल के अंदर आनी है, हो सकता है 3-4 साल 5 साल कितने भी निकाल ले वो, और थोड़ा अपन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर सकते हैं इसके अंदर। कई प्रकार की गोलियां आती हैं, जैसे पेन किलर्स आती हैं। भाई पेन किलर्स लंबे समय तक लेना हानिकारक होता है शरीर के लिए। उसके अलावा भी कई ऐसी गोलियां आती हैं जो शरीर में जो बताते हैं कि जो कार्टिलेज होता है, जो डैमेज हो जाता है ये कार्टिलेज, उसको रीजनरेट करती हैं, मतलब उसको वापस से चिकना करती हैं वो। बाकी ऐसा कुछ होता नहीं है ये मार्केट में काफ़ी गोलियां चलती हैं, काफ़ी महंगी गोलियां हैं, बाकी इनका कोई असर नहीं होता, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, ग्लूकोसामीन। लेकिन मरीज़ क्या होता है, एक डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोल दिया उनको, तो उनसे दूर भागने के लिए वो सब तरह की कोशिशें कर लेते हैं, चाहे उसमें जितना ही पैसा खर्च हो जाए उनका, ठीक है। तो लेकिन वो सब मार्केट में है अवेलेबल। बाकी इनका कोई ऐसा कोई लिटरेचर वाइज देखेंगे तो कहीं ऐसा वो नहीं है कि इससे कोई रीजनरेट होता है इसके अंदर। इवन आप बाहर की कंट्रीज में देखेंगे तो ये दवाई गोलियाँ जो है जनरल स्टोर पे मिलती हैं बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के। तो दे आर कॉल्ड एज न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट्स, दे इवन नॉट कॉल्ड एज मेडिसिन, न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट्स होते हैं। और दूसरा इंजेक्शंस आती हैं कई प्रकार की जो घुटने के अंदर लगाई जाती हैं, जिसमें स्टीरॉइड्स भी होती हैं। स्टीरॉइड्स आजकल नहीं लगाते हैं, उन्हीं केस में लगाते हैं जो कि जिनमें अपन सर्जरी नहीं कर सकते, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है सर्जरी, पेशेंट फिट नहीं है सर्जरी के लिए, पेन बहुत हो रहा है, तो अपन लगा सकते हैं। एक दूसरी इंजेक्शन आती है हाइलुरोनिक एसिड, वो काफ़ी महंगी इंजेक्शन होती है। उसमें गाढ़ा द्रव होता है जो अंदर डालते हैं अपन, जो फ्लूइड होता है उसको वापस फ्लूइड उसके अंदर जनरेट करते हैं हम लोग। बाकी वो भी टेम्प्रेरी होता है, वो किसी को हाँ 2 दिन भी होता है, किसी को 6 महीने भी हो जाए। बाकी वो महंगी इंजेक्शन आती हैं, 12-15 हज़ार की इंजेक्शन आती हैं। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया स्टेरॉइड्स के बारे में, स्टेरॉइड्स आमतौर पर देखा जाता है कि कई लोग बिना डॉक्टरी सलाह के ले लेते हैं स्टेरॉइड्स, कितना सही मानते हैं आप इसे? देखिए, स्टेरॉइड्स जो यूज़ होते हैं वो लाइफ सेविंग ड्रग बोलते हैं हम लोग इनको। मतलब जब शरीर, मतलब एक शरीर को बचाने के लिए वो दवाइयाँ यूज़ होती हैं। अगर आपका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा 104 105 है और स्टेरॉइड लेते हैं आप, तो मान के चलें 15-20 मिनट के अंदर आपका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। इतनी स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ होती हैं। तो ये स्टेरॉइड बहुत ही इमरजेंसी में डॉक्टर्स देते हैं, जब बहुत एक्यूट गठिया हो गया है, पेशेंट बिल्कुल सीवियर एगोनी में है, बहुत पेन में है, तो ऐसे अपन शॉर्ट कोर्स के लिए देते हैं। बाकी देखा ये गया है कि अपन मरीज को बोलते हैं 3 दिन आप ये दवाई लेना, बाकी वो कंटिन्यू कर लेना आप। और 3 दिन तो पेशेंट बहुत अच्छा रहता है, बढ़िया पेन रिलीफ हो जाता है उनको पूरा। अब क्या होता है, उसके बाद वापस जब स्टेरॉइड बंद होते हैं तो वापस तकलीफ चालू हो जाती है। तो वो खुद ही पेशेंट क्या करता है, वो वही कि वही स्ट्रिप हो जाके दवाई वाले से ले आता है वो स्टेरॉइड्स। और डॉक्टर को मालूम ही नहीं रहता कि वो स्टेरॉइड खुद चल रहे हैं, वो अपने मन से लेता रहता है। तो जादू की गोली बोलते हैं इसको, जादू की गोली, जादू की झप्पी होती है, जादू की गोली होती है कि वो गोली खाई अपन ने, बिल्कुल सब तकलीफ ही नहीं कुछ, अब आराम से चलो फिरो, सब कुछ काम करो बैठ के, तो पेशेंट का एडिक्ट हो जाता है। बाकी अंदर ही अंदर वो गोली कितना नुकसान करती है वो मरीज को नहीं मालूम। तो उसको बिना प्रिस्क्रिप्शन के स्टेरॉइड्स कभी नहीं खाना चाहिए। तो डॉक्टर साहब ने हमें बहुत ही अच्छी जानकारी दी कि जो लोग स्टेरॉइड्स का सेवन बिना डॉक्टरी सलाह के करते हैं वो बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं और बाद में कोई भी गंभीर बीमारी इसके द्वारा हो सकती है। डॉक्टर साहब, बात कर रहे हैं हम जॉइंट रिप्लेसमेंट की, तो जॉइंट रिप्लेसमेंट कितना सेफ़ है जो लोग जॉइंट रिप्लेसमेंट करवाते हैं और कितने वर्षों तक इससे मरीज को लाभ होता है? हाँ, इसके पहले मैं आपको बताऊंगा जोड़ प्रत्यारोपण होता क्या है, ये इसमें क्या करते हैं। जैसे मैंने बताया ये नॉर्मल कार्टिलेज होता है ये, ठीक है ना। ये कार्टिलेज धीरे धीरे ये घिसता जाता है। ये आप ये देखेंगे, ये कार्टिलेज जो है ना, ये इसके अंदर घिस गया पूरा। ये अंदर जो है ना हड्डी, खुरदुरी हड्डी है, वो एक दूसरे से टकराना चालू कर जाती है, ठीक है ना। अब इस क्या क्या करते हैं, इसमें कार्टिलेज को हम बदल देते हैं अपन। ये मतलब एक वैसा नहीं कि पूरा घुटना बदलते हैं, इसमें से जो कार्टिलेज डैमेज होता है, चिकनी परत डैमेज हो जाती है ना, परत को अपन बदल देते हैं। इसकी जगह पर नई परत लगा देते हैं। ये आप देखेंगे ऐसी ये नई परत लग जाती है, ऊपर की हड्डी पे भी और एक नीचे की हड्डी पे भी है, एक नई परत लग जाती है और ये मूवमेंट्स अपने चालू हो जाते हैं इसके। इसको जोड़ प्रत्यारोपण बोलते हैं। और जोड़ प्रत्यारोपण के रिजल्ट्स बहुत ही रिवार्डिंग है, बहुत ही रिवार्डिंग है।
आज से अपन 30-35 साल की पहले की बात करें अपन, तो लोग मान के चलते थे बुढ़ापे के अंदर घुटने ख़राब हुए हैं तो मरीज घर पे पड़ा रहता था, हाँ, बिस्तर से उठ बैठ नहीं पाता था। वो एक कर्स मान के चलते थे कि ज़िंदगी का ये अपन को बोझ उठाना ही पड़ेगा। पहले का ज़माना बहुत अलग था, तब लोग होते भी थे, एक परिवार में अगर एक आदमी बीमार रहता तो पूरा परिवार उनकी सेवा में लग जाता था, लोगों के पास समय भी होता था और सेवा भावना भी होती थी। अब वो ज़माना बदल चुका है, अब किसी के पास समय नहीं है। आज की लाइफस्टाइल ऐसी हो चुकी है कि सबसे महत्वपूर्ण समय हो चुका है। तो जब समय नहीं है तो आदमी का स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है, और इलाज के द्वारा आदमी नित्य अपने सारे कामकाज कर सकता है, दर्द रहित जीवन जी सकता है अपना, और नॉर्मल लाइफ जी सकता है पूरा। डॉक्टर साहब, जोड़ प्रत्यारोपण की अगर हम बात करें, अगर कोई करवाता है, कितनी उम्र इसकी रहती है, कितने वर्षों तक ये मरीज को फ़ायदा पहुंचाते हैं? देखिए, प्रारंभिक अवस्था में इसकी लाइफ बहुत कम थी, 10 से 12 साल 15 साल लाइफ हुआ करती थी। बाकी अभी जो नई तकनीकें आई हैं जोड़ प्रत्यारोपण की, और दूसरे जो नए जोड़ आए हैं इसके अंदर, तो उससे इसकी लाइफ स्पैन मेरे ख्याल से 20 साल 25 साल के लगभग हो चुकी है, 25 साल के हो चुकी है वो। मतलब 20-22 साल के बाद भी मोर देन 90% ऑफ पीपल आर सर्वाइविंग। 90% के ऊपर लोग अभी भी चल रहे हैं उसके ऊपर। डॉक्टर साहब, जोड़ प्रत्यारोपण की हम बात करें, क्या क्या नए एडवांसमेंट हैं, क्या क्या नई तकनीक जोड़ प्रत्यारोपण में आई हैं? देखिए, मैं कहूँगा एक जोड़ प्रत्यारोपण में जो है, एक तो एक जो जोड़ आते हैं उनके जो इम्प्लांट की जो क्वालिटी है उनमें काफ़ी एडवांसमेंट हो रहे हैं, जो मटेरियल है उनमें काफ़ी एडवांसमेंट हो रहा है। और दूसरा मैं कहूँगा कि जो अपन जोड़ फिट करते हैं उसका जो अलाइनमेंट होता है, वो अलाइनमेंट के लिए काफ़ी अच्छे कंप्यूटर मशीन्स आ चुके हैं, रोबोट्स आ चुके हैं। वो रोबोट्स वगैरह से गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाती है। इवन 1-1, 2-2 डिग्री की जो गलतियाँ होती हैं वो अपन कंप्यूटर से, रोबोट से पकड़ सकते हैं अपन बिल्कुल, तो वो गलतियाँ नहीं होती है, तो उससे जोड़ की लाइफ काफ़ी बढ़ जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं कहूँगा, जो हिंदुस्तान में हम लोग लैक करते हैं, वो है कि जब प्रारंभिक अवस्था में क्या होता है, घुटने का सिर्फ एक ही साइड खराब होता है, ठीक है ना। एक ही साइड खराब होने के बाद क्या होता है, आजकल नया तकनीक ये है कि वो जो इतना पोर्शन खराब है उस पोर्शन को अपन बदल देते हैं बस, तो उससे बाकी ज़िंदगी अच्छी निकल जाती है। तो काम बहुत छोटे चीज़े से हो जाता है। इसमें अगर कोई लिगामेंट्स करते हैं ना, मांसपेशी करती है, और उसके बाकी ज़िंदगी उसकी अच्छी निकल जाती है, 15-20 साल अच्छे निकल जाते हैं। तो इसको हम बोलते हैं यूनिकोंडलर रिप्लेसमेंट बोलते हैं इसको। तो इसके एडवांसमेंट, इसके काफ़ी एडवांटेजेस हैं। बाकी हिंदुस्तान में क्या लोग एक डर है बहुत ज़्यादा कि लोग तो जब आर्थराइटिस पूरी फैल जाती है पूरी जोड़ के अंदर, वो पैर तिरछे हो जाते हैं, उसके बाद भी सोचते हैं करवाएं कि नहीं करवाएं। तो प्रारंभिक अवस्था में अगर लोग आगे आएँ और ये बीमैया वाला ऑपरेशन करवा लें तो उनकी आगे की लाइफ बहुत अच्छी हो सकती है। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बात की डर की, समाज में एक वर्ग हमें देखने को मिलता है जो ऑपरेशन को अवॉइड करता है, करवाना नहीं चाहता, तो ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं कहता हूँ कि पहली चीज़ से बोलूँगा कि आर्थराइटिस का इलाज, एडवांस आर्थराइटिस इलाज सिर्फ ऑपरेशन ही है, पहली चीज़। और मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि ऑपरेशन हमेशा सक्सेसफुल होता है ना। इससे कई सारे कॉम्प्लिकेशन भी होते हैं, जैसे मेजर कॉम्प्लिकेशन होता है, इन्फेक्शन होता है, या कई बार अपन जोड़ फिट प्रॉपर नहीं करते हैं उससे होता है। और कई बार ऑपरेशन सही होने के बाद भी 10 से 15% पेशेंट वो सेटिस्फाइड नहीं रहते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, है ना, ये हमारा जो लिटरेचर है ना, ये लोग अमेरिका में या यूएस में या कहीं भी हो या यूरोप में हो, ये सब जगह ऐसा होता ही है। तो दे रिमेन अनसेटिस्फाइड। तो ये सब चीज़ें हैं इसके अंदर, तो कई लोग इस पर अनसेटिस्फाइड भी रहते हैं। बाकी इसके अंदर और कोई इसमें उपाय नहीं है, ऑपरेशन के अलावा और कोई उपाय नहीं होता इसके अंदर। डॉक्टर साहब, अंतिम सवाल, आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आर्थराइटिस की समस्या है अपने को, तो उसमें डरे नहीं, उससे मजबूती से पेश आएँ, उसके साथ आप आगे बढ़ें अपन। और क्योंकि डर का कोई इसमें डर का कोई इलाज नहीं है इसके अंदर, तो अपन बेहतर है कि अपन उसके तकलीफ़ का सही समय पे इलाज करवा के अपन अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जिएँ। तो दर्शकों, आपको हमारे इस कार्यक्रम से यकीनन फ़ायदा हुआ होगा। आपने देखा होगा कि डॉक्टर साहब ने हमें बताया, आर्थराइटिस की समस्या अगर किसी को हो जाती है तो व्यायाम करें, पेन किलर का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें जो बिना डॉक्टरी सलाह के लोग ले लेते हैं। तो आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, आप हमें ज़रूर बताएं। अगले सप्ताह हम फिर हाजिर होंगे एक नए विषय और विशेषज्ञ के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।